हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ हमने लिखा है 25 गोल्डन जर्नल एंट्रीज। ये ऐसी एंट्रीज हैं, ये ऐसी जर्नल एंट्रीज हैं, कंसेप्ट है वो इससे क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। पहला जो ट्रांजैक्शन है, 10 अप्रैल 2020 को राम ने 2 लाख रुपए से व्यवसाय प्रारंभ किया। राम कौन है? राम ऑनर है, राम मालिक है। इसने 2 लाख रुपए से व्यापार आरंभ किया, मतलब राम ने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए हैं। अब तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उससे कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा यही काम होता है कि कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। देखते हैं। अफेक्टेड अकाउंट्स मतलब प्रभावित खाते। एक हो रहा है राम अकाउंट, क्योंकि राम पैसा लगा रहा है, राम ने पैसे बिजनेस को दिए हैं। देखो यहाँ पे राम माना बिजनेस का जो ऑनर है वो और बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों अलग अलग एक प्रकार से व्यक्ति होते हैं। इनको हम अलग अलग मानते हैं। राम अलग है और बिजनेस अलग है, इसलिए हम बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं और हम हमेशा उसी एंगल से सोचेंगे कि हम बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं। तो अफेक्टेड अकाउंट से एक तो राम अकाउंट अफेक्ट हो रहा है क्योंकि राम पैसा देने वाला है, और दूसरा हमारे पास कैश आ रहा है बिजनेस में। दूसरा क्या आ रहा है? कैश। तो ये दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक राम अकाउंट प्रभावित हो रहा है, दूसरा कैश अकाउंट। तो राम के बारे में देखते हैं। राम क्या है? पर्सनल अकाउंट है, ये एक व्यक्ति है। तो राम पर्सनल है। इसका रूल होता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो राम यहाँ पे दूसरा वाला जो रूल है वो लग जाएगा, क्रेडिट द गिवर, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाला तो है नहीं राम, तो क्रेडिट द गिवर है, राम देने वाला है, इसलिए राम को हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे राम के सामने मैंने कैपिटल लिख दिया है। इसको लिखने का मतलब होता है जो बिजनेस का ऑनर होता है वो जो भी पैसे, माल या संपत्ति व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए व्यवसाय में लगाता है तो उसको हम कैपिटल नाम देते हैं उसका, क्योंकि व्यवसाय का जो ऑनर होता है उसका कभी भी नाम बिजनेस में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वो एक प्रकार से सम्मानित है, उसका नाम नहीं लिया जाता। जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी या बड़े बुजुर्ग हमारे सम्मानित होते हैं, उनका हम नाम नहीं लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पिताजी या दादाजी या चाचा जी, उनका नाम नहीं लेते ना। ठीक उसी प्रकार बिजनेस में भी बिजनेस के ऑनर का नाम नहीं लिया जाता है। तो ये इसको हम लिखेंगे कैपिटल। दूसरा पक्ष प्रभावित हो रहा है कैश। कैश हमारी एसेट्स होती है, ये हमारा रियल अकाउंट के तहत आता है। जो एसेट्स है वो रियल अकाउंट होती है, वास्तविक खाते के अंतर्गत आती है। तो वास्तविक खाते का रूल्स जो होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास आ रही है, हमारे पास का मतलब है, मैंने बताया था आपको, हम हमेशा हर ट्रांजेक्शन के बारे में बिजनेस की तरफ से सोचेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, हम ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे। कैश ये एसेट्स है, ये रियल अकाउंट के तहत आती है, और रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पे हम इसको डेबिट कर देंगे कैश को। देखो जर्नल एंट्रीज देखते हैं। जर्नल एंट्रीज है वही ट्रांजैक्शन है ये। जनरल एंट्रीज, ये डेट हमने लिख दी है 2020 की थी, 10 अप्रैल 2020। सबसे पहले 2020 लिखेंगे, ईयर लिख देंगे। ईयर हम एक ही बार लिखेंगे क्योंकि ईयर चेंज नहीं होता है। और फिर मंथ लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे। ये मंथ और डेट ये चलता रहेगा, लेकिन ईयर हम बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि ये परिवर्तन नहीं होता है। मंथ में भी परिवर्तन हो जाता है और डेट में भी परिवर्तन होता है। तो फिर ये जनरल एंट्रीज होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है तो आने वाली वस्तु को हम ऋणी करते हैं, डेबिट करते हैं। और टू कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट किया गया है तो इसमें क्रेडिट लिखा नहीं है, टू लिख देते हैं क्रेडिट की जगह। तो टू कैपिटल अकाउंट, हमने ये कैश के सामने इधर से आधा इंच छोड़ के टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया। तो डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में हमने अमाउंट लिख दी और क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट के सामने लिख दी। अब नीचे एक महत्वपूर्ण हमारा ये आता है, ये नरेशन है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मतलब हमने रोकड़ से बिजनेस स्टार्ट किया, व्यवसाय स्टार्ट किया, इसको लिखना जरूरी होता है। अगर इसको नहीं लिख रहे हैं तो हमारी ये जो जर्नल एंट्रीज है वो आधी अधूरी मानी जाएगी। अगला जो ट्रांजैक्शन है वो 11 अप्रैल का है 2020 को। मोहन ने 1 लाख रुपए नकद, 50,000 रुपए का माल तथा 20,000 रुपए की लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। इसने क्या किया है? मोहन, यहाँ पे इस ट्रांजैक्शन में मोहन ऑनर है, तो मोहन ऑनर है और मोहन अपने घर से दे रहा है। जैसे पिछले वाले में था मोहन, उसमें राम अपने घर से जो भी दे रहा था उसमें कैश ही कैश था, तो हमने उसको कैपिटल माना था। यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैंने आपको बताया था, जो भी कैश है, जो भी गुड्स है, या जो भी मशीनरी है, जो भी एसेट्स वो व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए व्यवसाय का ऑनर लाता है, उन सबको हम कैपिटल कहते हैं।
तो इससे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन से कौन-कौन से खाते इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले है मोहन, मोहन क्योंकि ये सब बिज़नेस में लगाने वाला है तो मोहन का खाता प्रभावित हो रहा है। दूसरा मोहन कैश ला रहा है तो कैश जो है उस कैश अकाउंट प्रभावित हो रहा है। फिर मोहन गुड्स ला रहा है, माल ला रहा है तो माल खाता प्रभावित हो रहा है। फिर मशीनरी ला रहा है तो मशीनरी खाता भी प्रभावित हो रहा है। तो ये 4 चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। अब इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मोहन, मोहन क्या है? ऑनर है। ये मोहन एक व्यक्ति है तो इसको पर्सनल अकाउंट के तहत ये आता है। इसको हमने कोष्ठ में कैपिटल लिख दिया। कैपिटल इसलिए लिखा कि मोहन मतलब ऑनर जब भी कोई पैसा, वस्तु, माल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लाता है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं और यहाँ पे हम कैपिटल से ही एंट्री करेंगे क्योंकि मोहन ऑनर है और ऑनर का नाम नहीं लिया जाता है तो ये पर्सनल अकाउंट के तहत आता है। तो पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मोहन यहाँ पे बिजनेस में पैसा लगा रहा है, बिजनेस को पैसा दे रहा है, माल दे रहा है और मशीनरी दे रहा है, मतलब ये गिवर है, देने वाला है। तो नियम के अनुसार इसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर ये नियम है। दूसरा कैश, गुड्स और मशीनरी, ये तीनों क्या है? हमारी एसेट्स है। कैश भी एसेट्स है, हमारी संपत्ति है और गुड्स भी हमारी संपत्ति है और मशीनरी भी हमारी संपत्ति है। कैश, गुड्स और मशीनरी ये हमारी क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स क्या होता है? रियल अकाउंट के तहत आता है। तो रियल अकाउंट का नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली जो वस्तु होती है उसको हम ऋणी कर देते हैं और जाने वाली वस्तु को हम धनी कर देते हैं। ये रियल अकाउंट का नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे बिजनेस में क्या है? आ रहा है या जा रहा है? बिजनेस में आ रहा है। बिजनेस का मालिक बिजनेस में दे रहा है, मतलब बिजनेस में आ रहा है और हम बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं, बिजनेस के मालिक के यहाँ एंट्री नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजें, ये कैश, गुड्स और मशीनरी एसेट्स के रूप में हमारे पास आ रही हैं। तो इसका नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे, कैश को, गुड्स को और मशीनरी को। देखते हैं कैसे करते हैं। ये जनरल एंट्रीज है। ये कैश अकाउंट डेबिट कर दिया है, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया है, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया है। कैश डेबिट में अमाउंट लिख दी है डेबिट के कॉलम में, परचेज की अमाउंट परचेज वाले कॉलम में लिख दी है। हम परचेज वाली जो अमाउंट डेबिट अमाउंट है वो डेबिट वाले कॉलम में लिख दी है, मशीनरी वाली ये लिख दी है। और इन तीनों को मिलाकर मैंने ये बताया था, जो भी व्यवसाय का मालिक व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जितनी भी चीजें लाता है वो सारी चीजें, वो सारी अमाउंट्स, जैसे नकद लाया है, ये माल लाया है, ये मशीनरी लाया है, इन तीनों को मिला के इसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। तो टू कैपिटल अकाउंट कर दिया 1,70,000। कैपिटल अकाउंट क्यों किया? क्योंकि हम देने वाला मोहन है। देने वाला मोहन क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे मोहन देने वाला है तो क्रेडिट द गिवर करना था, तो ऑनर का नाम ना लिख के उसकी जगह में हम क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये जो 50,000 रुपए का माल था, 50,000 रुपए का माल में हमने गुड्स की जगह हमने परचेज लिख दिया है। तो परचेज क्यों लिखा है? परचेज इसलिए लिखा है क्योंकि व्यवसाय में जो भी माल आता है उसको हम परचेज लिखते हैं। अगर हम सीधे-सीधे अगर गुड्स लिखते हैं तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये गुड्स परचेज वाला है या सेल वाला है, क्योंकि माल खरीदा भी जाता है और माल बेचा भी जाता है। तो हमें परचेज वाला माल है तो परचेज लिख देते हैं और सेल्स वाला माल है तो सेल्स लिख देते हैं। इससे हम क्लियर हो जाते हैं कि इतना माल बेचा है और इतना माल खरीदा है। और लास्ट में हमारी ये नरेशन की बात आ गई। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, गुड्स एंड मशीनरी। कैश आया है, गुड्स आया है और मशीनरी, इन तीनों चीजों से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। 12 अप्रैल 2020 को बैंक में 10,000 रुपए जमा किए। तो बैंक में जमा किए हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रभावित खाते कौन से हैं, अफेक्टेड अकाउंट से हैं, बैंक और कैश। बैंक एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है, ये पर्सनल अकाउंट में आता है और कैश हमारा रियल अकाउंट में आता है, ये हमारी एसेट्स है। तो बैंक को हमने, बैंक क्यों प्रभावित हुआ? क्योंकि बैंक पाने वाला है, बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंक पाएगा ना। हम व्यवसायी कभी भी, जो भी बिजनेस है, अगर बिजनेस अपना नाम नहीं लिखता है या व्यवसायी का नाम नहीं लिखता है, वो थर्ड पार्टी का नाम ही लिखेगा। जैसे बिजनेस ने किसी को दिया है तो बिजनेस देने वाला है तो देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं, नहीं, बिजनेस को हम नहीं करेंगे, बल्कि हम दे रहे हैं तो पाने वाले को हम ऋणी कर देंगे। मतलब इसमें क्या होता है? थर्ड पार्टी का नाम ही लिखा जाता है, बिजनेस का नाम नहीं लिखा जाता है, बिजनेस का नाम टॉप पे लिखा जाता है। तो यहाँ पे बैंक और कैश इफेक्ट हो रहे हैं। बैंक के बारे में बात करते हैं। ये पर्सनल अकाउंट है। बैंक मैंने बताया था ये व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आता है। ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करने वाला है उसको डेबिट करते हैं और जो देने वाला है उसको क्रेडिट करते हैं। तो बैंक यहाँ पे रिसीव करने वाला है, इसलिए उसको हम डेबिट कर देंगे। दूसरा है
कैश के बारे में देखते हैं। कैश हमारी एसेट्स है, ये रियल अकाउंट के तहत आती है। रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ से क्या है, कैश जा रही है, मतलब बिजनेस से कैश जा रही है, बैंक में जमा कर रहे हैं तो बिजनेस से कैश गई, तो जाने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज किस प्रकार से होगी। ये है, डेट लिख दी है, मंथ्स, और ये बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक को इसलिए डेबिट किया कि बैंक पाने वाला है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के तहत होता है, पाने वाले को ऋणी कर देते हैं। टू कैश अकाउंट इसलिए किया कि ये कैश है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये कैश बाहर जा रही है, बिजनेस से बाहर जा रही है, गोज आउट हो रहा है, तो ये हमने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट हम लिखते नहीं है, उसकी जगह टू लिखते हैं, आधे इंच की जगह यहाँ छोड़ देते हैं। नीचे नरेशन हो गया, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। और इसमें एक कॉलम है लेजर फॉइल का। लेजर फॉइल का अभी हमारा कोई काम नहीं होता है, लेकिन हम इसका कॉलम बनाएंगे। लेजर फॉइल का मतलब होता है ये जो जर्नल एंट्रीज बन रही है ना, इसके बाद लेजर बनता है। तो लेजर जिस पेज में, जिस पृष्ठ संख्या में ये बैंक की एंट्री की है, इधर पे हम उस लेजर फॉइल का नंबर लिख देंगे। जिस पेज में ये कैश की एंट्री होगी, इधर पे हम लेजर फॉइल नंबर लिख देंगे। तो इसलिए काम आता है, लेकिन इसको बनाना जरूरी है। नेक्स्ट चौथा ट्रांजैक्शन है 13 अप्रैल 2020 को व्यापारी ने निजी खर्च के लिए 5000 निकाले। तो बिजनेस जो ऑनर होता है वो अपनी निजी खर्च के लिए बिजनेस से जो भी निकालता है, पैसे निकाले, माल निकाले या जो भी चीज निकाले, वो हमारी क्या कहलाती है, ड्राइंग कहलाती है। उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, आहरण कहते हैं हिंदी में। तो देखते हैं कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। एक तो ऑनर, कौन निकाल रहा है, ऑनर निकाल रहा है, मालिक निकाल रहा है। मालिक के पास गए ना पैसे बिजनेस से, व्यापारी ने निजी खर्च के लिए, क्योंकि अपने खर्च के लिए बिजनेस से उसे अचानक से खर्च की जरूरत पड़ी और उसने 5000 रुपए निकाल लिए। तो ऑनर ने निकाले, ऑनर के पास पैसे गए, और बिजनेस से क्या गया, कैश गया, पैसे गए। ऑनर पाने वाला है और कैश गया हमसे। तो ऑनर के बारे में बात करते हैं। ऑनर को मैंने बताया था, जब बिजनेस से व्यवसायी या ऑनर कुछ भी निकालता है, अपने घर के खर्चे के लिए कुछ भी निकालता है, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। जैसे इससे पहले बताया था, ऑनर व्यवसाय में कुछ भी लाता है, व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए जो भी चीजें लाता है उसको हम कैपिटल कहते थे। यहाँ पे व्यवसाय का मालिक व्यवसाय से कुछ भी निकाल रहा है अपने घर के खर्चे के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। उससे हमें मतलब नहीं है कि वो कहाँ पे लगा रहा है। तो ये पर्सनल अकाउंट के तहत आता है। ऑनर पर्सनल हो गया, पर्सनल अकाउंट, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पे ड्राइंग। तो पर्सनल का नियम होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे ये जो ऑनर है ये रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, इसको पैसा मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये नियम है, इस नियम को आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और फिर दूसरा पक्ष प्रभावित हो रहा है कैश। कैश जो है हमारी एसेट से है, संपत्ति है हमारी, ये रियल अकाउंट के तहत आती है। रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे मैंने लिखा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि यहां से कैश जा रही है ना, बिजनेस से कैश जा रही है, 5000 रुपए उसने निकाले हैं, तो बिजनेस से क्या गई, कैश गई, इसलिए जाने वाले को हम क्या कर देते हैं, धनी कर देते हैं। धनी को अंग्रेजी में क्रेडिट कहते हैं। देखते हैं जनरल एंट्रीज क्या है। ये डेट लिख दिया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग को इसलिए डेबिट किया क्योंकि मालिक जो है, ऑनर जो है, पाने वाला है, और ऑनर का नाम नहीं लिखा जाता है। तो ऑनर जब पैसे निकालता है तो उसको ड्राइंग किया जाता है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट किया कर दिया है हमने। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट इसलिए किया कि कैश यहाँ से जा रहा है बिजनेस से, ये रियल अकाउंट के तहत होता है। रियल अकाउंट में नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए हमने, क्योंकि गोज आउट हो रही है कैश, इसलिए टू कैश इसको क्रेडिट कर दिया है। तो डेबिट वाला जो कॉलम है उसमें हमने डेबिट वाली अमाउंट लिख दी, क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट वाली अमाउंट लिख दी। नीचे नरेशन लिख दिया, बीइंग कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ये जो नरेशन है ये एग्जैक्ट ऐसा ही आप लिखें, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप ऐसा नरेशन लिखें कि उससे ये एंट्री के बारे में पता चल जाए, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बारे में हमें पता चल जाए। और जो ये मैं समझा रहा हूं, ये वाला पोर्शन, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये रफ है एक प्रकार से, मैं आपको खाली समझा रहा हूं। तो असली चीज इसकी जर्नल एंट्रीज है, हमें केवल जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती हैं। जैसे ये है, ये जर्नल एंट्रीज है, इससे इसका जो समझाया हुआ पार्ट है ये इसको करने की आवश्यकता नहीं है। इसको ये खाली मैं एक प्रकार से आपको समझा रहा हूं कि कैसे कैसे ये जर्नल एंट्रीज बनेंगी, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। जर्नल एंट्रीज अलग से है, वो जो बाद में बताएं। 14 अप्रैल 2020 को व्यापारी ने निजी प्रयोग के लिए 2000 रुपए का माल निकाला। मैंने आपको बताया था, इसको भी हम ड्राइंग कहेंगे। व्यवसायी ने वहां क्या निकाला था, 5000 रुपए निकाले थे, यहाँ पे 2000 रुपए का माल निकाला है, मतलब यहाँ पैसे नहीं निकाले हैं लेकिन माल निकाला है। तो बात तो वही हुई, ड्राइंग सी कहेंगे उसको। यहाँ पे क्या प्रभावित हो रहा है, एक तो ऑनर प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ऑनर
माल ले जा रहा है, अपने घर को ले जा रहा है। माना ऑनर का किस चीज का बिजनेस है, आटे का है, उसके घर में आटा खत्म हो गया, उसने उसकी मिसेस पत्नी ने कहा सुनो जी, उसने कहा हाँ जी भाग्यवान बोलिए। उनने कहा अगर रोटी खानी है तो शाम को आटा ले आना। अब व्यवसायी क्या था, आटे का बिजनेसमैन था, तो आटा किसी और दुकान से तो खरीदेगा नहीं, अपनी दुकान से ही वो उसने आटा ले गया। तो यहाँ पे ऑनर ले गया है तो इसको हम ड्राइंग ही कहेंगे, आटा नहीं लिखेंगे। तो ऑनर का खाता प्रभावित हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, पिछली वाली जो एंट्री थी उसमें कैश निकाला था, तो यहाँ पे कैश प्रभावित हुआ था, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं निकाला है, माल निकाला है, तो यहाँ पे गुड्स प्रभावित होगा। तो इसको हम, एक तो ऑनर प्रभावित हो रहा है, दूसरा गुड्स माल जा रहा है, इसलिए। तो ऑनर के बारे में बात करते हैं। ऑनर को मैंने बताया था ड्राइंग लिखेंगे। ऑनर जो होता है ये पर्सनल अकाउंट के तहत आता है, व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत खाते का नियम है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे हम डेबिट द रिसीवर कर देंगे, क्योंकि ये जो ऑनर है ये प्राप्त कर रहा है, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। जो माल है वो ऑनर अपने पास ले गया है बिजनेस से, तो डेबिट द रिसीवर, ऑनर को हम डेबिट कर देंगे। ऑनर की जगह क्या लिखेंगे, ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट्स डेबिट। और दूसरा प्रभावित हो रहा है गुड्स। गुड्स कौन सा माल, जो ऑनर है कौन सा माल ले जा रहा है, जो माल हमने परचेज किया था वो माल ले जा रहा है, इसलिए हम गुड्स की जगह परचेज लिख देंगे। ये जो गुड्स है ये एसेट्स है, हमारी संपत्ति है, ये संपत्ति हमारी रियल अकाउंट की तहत आती है। रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट होगा, क्योंकि जो ये माल है हमारे बिजनेस से जा रहा है बाहर को, मालिक के यहाँ को जा रहा है ना, तो जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और इसे परचेज क्यों लिखेंगे गुड्स की जगह, अगर हम गुड्स लिखते हैं तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि ये खरीदा वाला है या बेचा वाला है। तो ये बेचा तो है नहीं, अब आपको लगेगा कि गुड्स तो बाहर को जा रहा है, गुड्स तब बाहर को जाता है जब हम उसको बेचते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे बेचा नहीं जा रहा है, यहाँ पे खाली परचेज लिख दिया जाएगा, क्योंकि परचेज वाला जो हमने क्रय किया था वो वाला माल गया है, बेचा नहीं है। बेचा होता तो ये सेल्स हो जाती, ये बेचा नहीं है बल्कि ऑनर अपने घर को ले गया है। इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं, इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं है, इसको रफ में शुरू में आप करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी। डायरेक्ट आपकी ये वाली एंट्री होती है। तो ये डेट लिख दी है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये ड्राइंग्स लिख दिया है मालिक की जगह, मालिक के नाम की जगह ड्राइंग्स लिख दिया है, क्योंकि मालिक का नाम हम नहीं लेते हैं, उसकी जगह हमने क्या लिखा, ड्राइंग्स लिख दिया है। उसको डेबिट क्योंकि मालिक पाने वाला है, पाने वाले को ऋणी कर देते हैं। टू परचेज लिख दिया है हमने, गुड्स की जगह क्या लिख दिया है, परचेज लिख दिया है। आपको ये गुड्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही समझाने के लिए लिखा है ये ब्रैकेट में, कि समझ में आ जाएगा कि कौन सा वाला एंट्री है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि गुड्स, ये परचेज कहाँ से आया है, तो ये गुड्स की जगह में परचेज लिखा है। परचेज इसलिए लिखा है क्योंकि क्रय किया हुआ माल ही मालिक ने निकाला है। तो डेबिट वाले कॉलम में डेबिट की अमाउंट आ गई और क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट की अमाउंट आ गई। अब इसका नरेशन हो गया, बीइंग गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। देखो ये जो नरेशन है इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि ये क्या है, ये ट्रांजैक्शन क्या था। इसमें लिखा है बीइंग गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए मालिक ले गया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 14 अप्रैल 2020 को व्यापारी ने बैंक से निजी प्रयोग के लिए 2500 रुपए निकाले। इसमें प्रभावित हो रहा है बेटा, एक तो व्यापारी ने निकाले है ना। अब इसमें बैंक से पैसे निकाले, बिजनेस से तो नहीं निकाले, क्योंकि बिजनेस के अकाउंट जो बैंक में था उससे पैसे निकाले हैं 2500 रुपए। तो एक तो ऑनर का खाता प्रभावित हो रहा है, और दूसरा क्या, देने वाला कौन है, बैंक दे रहा है ना। इसमें दोनों पर्सनल अकाउंट है, ऑनर भी पर्सनल अकाउंट के तहत आता है और बैंक भी पर्सनल अकाउंट के तहत आता है। तो ऑनर की बात कर लेते हैं। ऑनर का इसको हम क्या कहते हैं, मैंने कहा था बिजनेस का ऑनर जो भी अपने घर के लिए ले जाता है वो ड्राइंग्स कहलाता है। तो यहाँ पे भी इसको ड्राइंग्स कहेंगे। तो इसका नियम है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर माने जो पाने वाला है उसको ऋणी कर देंगे। तो व्यवसायी पा रहा है ना, ऑनर पा रहा है, तो हम ये ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे ऑनर की जगह, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और ये जो बैंक है ये भी पर्सनल अकाउंट के तहत आता है, तो इसका भी वही नियम है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये रिसीव करने वाला है ऑनर, इसको डेबिट कर दिया, और बैंक क्या है, देने वाला है, बैंक पैसे दे रहा है ना, क्रेडिट द गिवर, इसलिए बैंक को क्रेडिट कर देंगे। देखो बेटा इसमें होता क्या है, जो भी खाते प्रभावित हो रहे हैं तो उसमें एक अगर डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, ऐसा नहीं कि दोनों डेबिट हो जाएं या दोनों क्रेडिट हो जाएं। तो इस प्रकार से इसकी जर्नल एंट्रीज होगी। ये डेट हो गई, और ये ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट का मतलब होता है जो मालिक है वो ये पाने वाला है 2500 रुपए, डेबिट में कर दिया, डेबिट वाला डेबिट में कर दिया। और टू बैंक देने वाला है, तो ये पर्सनल अकाउंट के तहत है, देने वाले को हम क्रेडिट कर देते हैं, तो क्रेडिट वाले अमाउंट में ही लिखते हैं। अब नरेशन लिख देंगे, बीइंग द विथड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले। अब नेक्स्ट एंट्री है
16 अप्रैल 2020 को व्यापारी ने 2000 रुपए का माल नकद क्रय किया। इससे प्रभावित कौन कौन से खाते हो रहे हैं? सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा। 2000 रुपए का माल नकद क्रय किया। क्या क्रय किया? गुड्स क्रय किया। तो गुड्स खाता प्रभावित हो गया और नकद क्रय किया है। नकद क्रय किया है तो कैश अकाउंट प्रभावित होगा क्योंकि कैश हमसे गया है, गुड्स आया है और कैश गया है। तो गुड्स के बारे में बात करते हैं। गुड्स क्या होता है? एसेट्स होती है। ये जो गुड्स है ये हमारी एसेट्स होती है। एसेट्स को रियल अकाउंट के तहत ये आता है। रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन। जो आने वाली वस्तु होती है उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। बिजनेस में क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। तो आ रहा है मतलब हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। तो गुड्स की जगह हम क्या लिखेंगे? परचेज, क्योंकि हम क्रय कर रहे हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। और दूसरी बात करते हैं कैश की। तो कैश हमारी एसेट्स है, ये रियल अकाउंट के तहत आ रही है और कैश हमसे जा रही है। तो इसका नियम होता है रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जाने वाली वस्तु को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो इस प्रकार से इसमें यह है कि जैसे ये रियल अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट है और ये भी रियल अकाउंट है। ऐसा हो सकता है कि दोनों खाते रियल अकाउंट के तहत हों या दोनों खाते नॉमिनल अकाउंट के तहत हों या एक खाता रियल हो, एक खाता नॉमिनल हो, एक खाता पर्सनल हो, एक खाता रियल हो, एक खाता पर्सनल हो, एक खाता नॉमिनल हो। ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्रीज है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग द गुड्स परचेज्ड। परचेज्ड इसको डेबिट इसलिए किया क्योंकि माल आ रहा है, तो माल की जगह हमने परचेज लिखा है, ये डेबिट में अमाउंट हो गया। टू कैश इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कैश जा रहा है। कैश हमारी एसेट्स से है, एसेट्स जब जाती है तो उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो बीइंग द गुड्स परचेज्ड, ये हमारा नरेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। फिर है 16 अप्रैल 2020 को व्यापारी ने मोहन से 2500 रुपए का माल उधार क्रय किया। तो इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं? मोहन से इतने का माल उधार क्रय किया। अगर ये उधार शब्द नहीं भी लिखा रहता तब भी इसका मतलब उधार होता है इस ट्रांजैक्शन में, क्योंकि नगद जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें किसी का नाम जानने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे माना आप की शॉप है, आपसे कोई व्यक्ति नगद कैश देके आपसे पैसे सामान ले जा रहा है, तो आप उससे उसका नाम नहीं पूछेंगे, उसका पता नहीं पूछेंगे। आपको क्या मतलब, आपके पास पैसे आ गए और आपने सामान दे दिया। लेकिन कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि आप मुझे उधार दे दीजिए, तो आप उससे पूरी चीजें पूछेंगे ना, उसका नाम पूछेंगे, पता पूछेंगे, क्योंकि आप लिखेंगे क्या? अगर नगद है तो उसको कैश लिखने की आवश्यकता है, लेकिन उधार है तो उसका तो नाम लिखना पड़ेगा। अगर हमने नाम नहीं लिखा, खाली लिख दिया उधार बेचा, तो कल के दिन में हमें दिक्कत आ जाएगी, विवाद का कारण बनेगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कि किसको उधार बेचा, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, हम भूल जाएंगे। तो इसमें एक तो मोहन प्रभावित हो रहा है, मोहन का अकाउंट प्रभावित हो रहा है। दूसरा क्या, माल क्रय कर रहे हैं हम, मोहन से माल क्रय कर रहे हैं, तो गुड्स अकाउंट प्रभावित हो रहा है। इसमें कैश अकाउंट प्रभावित नहीं हो रहा है क्योंकि ये उधार है। कैश तभी होगा जब नकद होगा। अगर यहाँ पे उधार शब्द नहीं होता तब भी उधार होता। क्यों होता? क्योंकि इधर नाम लिख दिया गया है। अब मोहन के बारे में बात करते हैं। मोहन क्या है? पर्सनल अकाउंट के तहत आता है और इसका पर्सनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो मोहन क्या है? गिवर है, देने वाला है, इसलिए मोहन को क्रेडिट कर देंगे। और दूसरा खाता प्रभावित हो रहा है गुड्स। गुड्स क्या है? हमारा एसेट्स है। ये क्या कर रहे हैं? हम क्रय कर रहे हैं, इसलिए गुड्स की जगह हमने परचेज लिख दिया। तो रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट के तहत आती है संपत्ति। तो इसमें डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया क्योंकि गुड्स हमारे पास आ रहा है, हमारे बिजनेस में आ रहा है। देखते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है। ये इसकी जर्नल एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिट गुड्स की जगह, क्योंकि गुड्स हमारे पास आ रहा है उसको हमने डेबिट करना था, तो गुड्स की जगह हमने क्या लिखा? परचेज लिखा। टू मोहन, मोहन देने वाला है, इसलिए मोहन का नाम लिख देंगे हम। थर्ड पार्टी का हम नाम लिखते हैं। केवल व्यवसायी अपना नाम नहीं लिखता, अपने नाम की जगह में या तो कैपिटल लिखता है यदि पैसे लगा रहा है तो, और या अपने घर के खर्चे के लिए ले जा रहा है तो उसको ड्राइंग्स लिख देते हैं, बस यही रहता है। और इधर नीचे नरेशन लिख दिया, बीइंग द गुड्स परचेज्ड फॉर क्रेडिट, उधार खरीदा है ना। अब है 17 अप्रैल 2020 को व्यापारी ने मोहन से 1000 रुपए का माल क्रय किया। देखते हैं कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। मोहन से 1000 रुपए का माल क्रय किया। एक तो ये उधार है या नकद, यहाँ पे सोचना है, ये फंसा दिया इसने। 17 अप्रैल 2020 को व्यापारी ने मोहन से 1000 रुपए का माल क्रय किया। इधर ना नकद लिखा है और ना उधार लिखा है। मैंने अभी बताया था यदि जिससे हमने खरीदा है या जिसको हमने बेचा है उसका नाम लिखा है और उसके साथ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब उधार होता है। तो एक तो ये मोहन खाता प्रभावित हो रहा है और दूसरा गुड्स। गुड्स इसलिए हो रहा है क्योंकि कैश तो है नहीं, कैश तो यहाँ प्रभावित हो ही नहीं रहे क्योंकि उधार है, तो मोहन का खाता प्रभावित होगा और गुड्स। जैसे अगर कैश का होता तो एक कैश मतलब नकद होता तो एक कैश खाता प्रभावित हो रहा, दूसरा
गुड्स खाता प्रभावित होता। यहाँ मोहन की बात कर लेते हैं, उधार है तो ये पर्सनल अकाउंट के तहत आता है, ये व्यक्ति है मोहन। तो पर्सनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे हमने मोहन को क्रेडिट कर दिया है। क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि मोहन देने वाला है। मोहन क्या है? गिवर है। मोहन देने वाला है माल, तो देने वाले को क्या करते हैं? धनी करते हैं, अंग्रेजी में उसको क्रेडिट कहते हैं। मोहन को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे मोहन के नाम से। और यहाँ पे दूसरा क्या है? गुड्स प्रभावित हो रहा है। गुड्स कौन सा? परचेज, जिसको हम क्रय कर रहे हैं। गुड्स क्या है? हमारी एसेट्स है, तो एसेट्स को रियल अकाउंट के तहत आते हैं। रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु हमारे पास आ रही है उसको हम डेबिट कर देते हैं, जो हमारे से जाती है उसको क्रेडिट कर देते हैं। देखते हैं जनरल एंट्रीज किस प्रकार से की गई है। ये है, ये डेट हमने लिख दी है। ये परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज, यहाँ पे गुड्स हमारे पास आ रहा है तो गुड्स लिखना था, लेकिन हमने उसकी जगह परचेज लिखा क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। टू मोहन, मोहन को इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि मोहन देने वाला है, तो ये हमने अमाउंट उनके सामने लिख दी। तो यहाँ पे हमने नरेशन लिख दिया बीइंग द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हमने उधार माल खरीदा। नेक्स्ट, 10 अप्रैल 2020 को व्यापारी ने राम को 800 रुपए का माल नकद विक्रय किया। तो यहाँ पे राम को 800 रुपए का माल नकद विक्रय किया। किसको विक्रय किया? राम को, व्यापारी ने। तो यहां अगर राम नहीं भी लिखा रहता, यहां नकद लिखा है तो ये नकद हुआ। यहां राम भी नहीं होता और नकद भी नहीं होता, तब भी नकद ही हुआ, क्योंकि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है तो वो कैश ट्रांजैक्शन माना जाता है। अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे तो ट्रांजैक्शन में राम लिख दिया है तो ये उधार हो जाना चाहिए था ये ट्रांजैक्शन, लेकिन नहीं, इसके साथ नकद भी जोड़ दिया है। नाम लिखने के बाद यदि नकद लिख दिया है तो नकद हो गया और ट्रांजैक्शन। नाम लिखने के बाद कुछ नहीं लिखा है तो उधार हो गया, नाम लिखने के बाद उधार हो गया, लिखा है तो उधार हो गया। तो ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, नकद ट्रांजैक्शन है। इससे प्रभावित हो रहे हैं एक तो गुड्स। कैश ट्रांजैक्शन में मैंने बताया था जब नकद व्यवहार होता है तो दूसरे पक्ष का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं है हमें उसका नाम जानने की। तो गुड्स माल हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास से जा रहा है, तो गुड्स माल खाता प्रभावित हो रहा है। और कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश हमारा प्रभावित हो रहा है। सबसे पहले गुड्स की बात करें। गुड्स कौन सा? अब यहाँ देखिए, अभी तक परचेज आ रहा था, अब यहाँ पे गुड्स में सेल्स लिख दिया क्योंकि ये विक्रय किया है। जो भी माल हमने बेचा होगा उसमें सेल्स लिख देंगे। सेल्स, ये गुड्स हमारी एसेट्स है। एसेट्स का नियम आप जानते ही हैं, रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये गुड्स हमारे पास से जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट किसको करेंगे? गुड्स की जगह सेल्स को, टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे। और यहाँ पे दूसरा पक्ष प्रभावित हो रहा है कैश। कैश हमारी एसेट से है, रियल की, और कैश हमारे पास आ रही है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जो चीज हमारे पास आ रही है उसको हम डेबिट कर देते हैं। देखते हैं जनरल एंट्रीज कैसे हैं। ये देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश इसलिए डेबिट किया है क्योंकि कैश हमारे पास आ रही है। टू सेल्स, सेल्स इसलिए किया है जो हमारा गुड्स है वो जा रहा है, तो गुड्स की जगह हमने सेल्स लिखा। बीइंग द गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हमने नकद माल बेचा है। अब है 19 अप्रैल 2020 को व्यापारी ने राम को 900 रुपए का माल विक्रय किया। इसमें देखते हैं कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। व्यापारी ने राम को 900 रुपए का माल बेचा है, तो ये नकद है या उधार है? ये देखो, राम को 900 रुपए का माल विक्रय किया है और कुछ नहीं लिखा इसने, लेकिन इसने नाम लिख दिया है, तो इसका मतलब है ये उधार हो गया है। ये ट्रांजैक्शन क्या है? उधार है। तो इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित होंगे? जब उधार होता है तो व्यक्ति का नाम लिखना पड़ता है। तो राम, एक तो राम खाता प्रभावित हो गया, दूसरा माल हमसे जाएगा, माल खाता प्रभावित होगा। कैश का तो नाम ही नहीं है क्योंकि उधार है, इसलिए पहले राम की बात करते हैं। राम जो है पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करने वाला है उसको डेबिट करते हैं और जो देने वाला है उसको क्रेडिट। यहाँ राम पाने वाला है इसलिए इसको डेबिट कर दिया, डेबिट द रिसीवर। और दूसरा पक्ष प्रभावित हो रहा है गुड्स। गुड्स कौन सा बेच रहे हैं? हम सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स ब्रैकेट में लिखा है। ये रियल अकाउंट के तहत आता है गुड्स। तो रियल अकाउंट का नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे गुड्स हमारा जा रहा है इसलिए हमने गुड्स को क्रेडिट कर दिया। तो राम को हमने डेबिट कर दिया, गुड्स को क्रेडिट कर दिया। ये इस प्रकार से जनरल एंट्रीज बनेगी। राम अकाउंट, राम डेबिट। जो व्यक्ति होता है उसके आगे अकाउंट शब्द नहीं लिखा जाता है। अगर हम राम अकाउंट डेबिट लिखते हैं तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, राम खाता ऋणी, बड़ा अजीब लगेगा ना, राम खाता ऋणी। राम क्या खाता? ये बड़ा गंदा सा लग रहा है। यदि आप अकाउंट्स लिख भी दे रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन अकाउंट्स लिखा नहीं जाता है। यदि अकाउंट्स लिखना है तो एफएस लगा दिया इधर पे, राम्स अकाउंट हो जाएगा।
तब आपका ये ठीक लगेगा। राम का खाता ऋणी, राम से अकाउंट अगर लिख देंगे। दूसरा टू सेल्स, सेल्स कौन सा, गुड्स, गुड्स हमारे पास से जा रहा है इसलिए टू सेल्स कर दिया। बीइंग द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा। नेक्स्ट 20 अप्रैल 2020 को व्यापारी ने 5,000 रुपए लागत की मशीनरी क्रय की। मशीन खरीदी है तो ये नकद खरीदी है, तो मशीन हमारे पास आ रही है तो मशीन खाता प्रभावित हुआ और हमसे जा रहा है कैश, तो कैश खाता प्रभावित हुआ। मशीन क्या है, एसेट्स है, और कैश भी हमारा एसेट्स है, ये दोनों रियल अकाउंट के तहत आते हैं। तो इसका नियम हम एक ही बार में लगाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का नियम होता है, आने वाली वस्तु को ऋणी कर देते हैं, जाने वाली वस्तु को धनी कर देते हैं। आने वाली वस्तु क्या है, मशीन, मशीन को हम ऋणी कर देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट, और जारी है हमारे पास से कैश, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट। देखते हैं जनरल एंट्रीज, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये 5,000 रुपए से डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अकाउंट। नीचे लिख देंगे बीइंग मशीन परचेज्ड, ये हमारी जनरल एंट्रीज हो गई। फिर है 22 अप्रैल 2020 को व्यापारी ने 10,000 रुपए, ये इस तरीके से पढ़ते हैं, रुपीज 10,000 नहीं पढ़ेंगे, 10,000 रुपए लागत की मशीन क्रय की और मशीन को लाने में एवं उसको स्थापित करने में 500 रुपए व्यय किए। देखो ऐसा होता है जब नई मशीन क्रय की जाती है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लाना और ले जाना भी पड़ता है, और लाने के बाद उसको एक जगह पर स्थापित करना पड़ता है, उसको फिक्स करना पड़ता है, तो उस पर भी पैसे खर्च होते हैं, लाने में पैसे खर्च होंगे और स्थापित उसको स्टेब्लिश करने में भी खर्चा होगा। तो ये सारा खर्चा जो भी लाने और स्टेब्लिश करने में जो भी खर्चा हो रहा है वो खर्चा किस में जुड़ जाता है, मशीन के मूल्य में जोड़ दिया जाता है। अब ये मशीन 10,000 की नहीं होगी, ये मशीन चालू हालत तक लाने में जितने भी खर्चे लगे हैं उनको जोड़ने के बाद उसकी लागत मानी जाएगी, जैसे 10,000 और ये 500 रुपए, मतलब 10,500 रुपए मशीन का मूल्य माना जाएगा। बाद में यदि मशीन चालू हालत में आ गई, उसके बाद कोई खर्चा हो रहा है, उसके बाद हम खर्चा कर रहे हैं, तो वो अलग खर्चा हो गया, उसकी एंट्री अलग होगी, उसको मशीन के मूल्य में नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन शुरू में स्थापित करने के लिए या लाने के लिए तो ये सारे खर्चे जो भी होते हैं ये मशीन के मूल्य में जोड़ दिए जाते हैं। अफेक्टेड अकाउंट्स हो गया मशीन एक्सपेंसेस एंड कैश, तो यहाँ पे मैंने मशीन प्लस एक्सपेंसेस लिख दिया है। जो शुरू में जो भी मशीन आती है उसको लाने और उसको स्टेब्लिश करने में जितने भी खर्चे आते हैं वो सारे खर्चे मशीन के मूल्य में जोड़ दिए जाते हैं। ये हमारा रियल अकाउंट के तहत होता है, ये एसेट्स है। रियल अकाउंट का नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, ये मशीन हमारे पास आ रही है तो मशीन को हम डेबिट कर देंगे, मशीन और एसेट्स, मशीन और एक्सपेंसेस को अलग नहीं, खाली मशीन को डेबिट करेंगे क्योंकि मशीन के मूल्य में ये पैसा जुड़ चुका है। और ये पैसा हमारे पास से जा रहा है, कैश भी हमारी एसेट्स है। रियल अकाउंट के तहत वही नियम होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट मशीन को कर देंगे और क्रेडिट कैश को कर देंगे क्योंकि कैश हमसे जा रही है। देखिए एंट्री, जनरल एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,500 ये जोड़ दिया है ना हमने, सीधे जोड़ के दिखा दिया 10,500। नरेशन लिखेंगे बीइंग मशीन परचेज्ड एंड पेमेंट मेड फॉर कैरिंग एंड इट्स इंस्टॉलेशन चार्ज, इसको लाने और इसको इंस्टॉल करने का चार्ज दिया है, खर्चा दिया है। अब नेक्स्ट है 23 अप्रैल 2020 को 50 रुपए का ब्याज मिला। तो इसमें दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक तो क्या मिल रहा है, ब्याज, ब्याज के रूप में क्या मिलेगा, कैश। एक तो इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट नाम से मिला है, जिस नाम से मिला है उसको हम लिखेंगे, और दूसरा क्या मिला है, किस रूप में मिला है, कैश के रूप में मिला है। तो इंटरेस्ट हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल माने नाम मात्र का खाता, नाम मात्र के खाते में कौन कौन से आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉसेस, यही तो आते हैं। खर्चे से और आय से संबंधित होता है ये नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे ये हमारी इनकम है, इनकम को हम क्या करेंगे, इसका नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। जो नॉमिनल अकाउंट है उसका नियम होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये ब्याज मिला है तो ये हमारी इनकम होगी, इनकम होगी तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। किसको क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और कैश क्या है हमारे पास आ रहा है, तो ये रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन होता है, तो आने वाली वस्तु को क्या कर देते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। तो जनरल एंट्रीज देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, और इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट है, लाभ है, तो लाभ है तो प्रॉफिट को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। सारी जनरल एंट्रीज हमारे नियमों के अनुसार ही हो रही हैं। नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव किया। अब नेक्स्ट एंट्री है 24 अप्रैल 2020 को 25 रुपए ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया है कब, 24 अप्रैल 2020 को। इसमें खाते प्रभावित हो रहे हैं, एक तो इंटरेस्ट अकाउंट प्रभावित हो रहा है, ब्याज दे रहे हैं, जो चीज हम दे रहे हैं वो खाता प्रभावित हो रहा है, और दूसरा कैश, पैसा हम दे रहे हैं, हमारे से जा रहा है। तो ये क्या हो गया, इंटरेस्ट अभी बताया था नॉमिनल अकाउंट के तहत आता है, तो ये हम ब्याज दे रहे हैं यहाँ पे, वहां तो हमें मिल रहा था, यहाँ पे हम ब्याज दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है। वो तो इंटरेस्ट मिल रहा था तो वो इनकम हो गया था, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस है।
तो नॉमिनल का नियम होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसमें हम जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट है ये हमारा एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर देंगे। और कैश हमसे जाएगा, हम ब्याज दे रहे हैं तो कैश जाएगा, तो ये रियल अकाउंट के तहत होता है। तो रियल अकाउंट का नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कैश गोज आउट हो रही है, तो हमसे जा रही है। तो देखते हैं जनरल एंट्रीज क्या है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या है ना, इंटरेस्ट हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है या लॉसेस है, तो वो हम डेबिट कर दे रहे हैं। और कैश हमसे जा रही है, ये रियल अकाउंट है तो जाने वाले को हम क्रेडिट कर दे रहे हैं, बीइंग इंटरेस्ट पेड। नेक्स्ट, 24 अप्रैल 2020 को 1200 रुपए का वेतन दिया। क्या दिया है, वेतन। एक तो सैलरी अकाउंट प्रभावित हो गया, दूसरा वेतन में क्या देंगे हम, कैश, तो दूसरा कैश अकाउंट प्रभावित हो गया। तो सैलरी क्या है, वेतन हमारा एक प्रकार से खर्चा है, हमारे व्यवसाय का खर्चा है, तो खर्चे सारे नॉमिनल अकाउंट के तहत आते हैं। ये क्या है, एक्सपेंसेस है हमारा, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है ना नियम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। ये तो एक्सपेंसेस है तो इसको डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी के रूप में क्या दिया, कैश दिया। सैलरी तो नाम है लेकिन दे रहे हैं हम कैश। कैश हमारी एसेट्स है, एसेट्स का नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास से जा रही है तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। देखते हैं जनरल एंट्री, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग सैलरी पेड 1200 रुपए, ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। अगला है 24 अप्रैल 2020 को 500 रुपए का किराया दिया। देखते हैं कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। एक तो हमने क्या दिया है, किराया, और किराए के रूप में क्या दिया है, पैसे। किराया नाम से दिया है और क्या दिया है, पैसे दिए हैं। जैसे हम कहीं किराए में रहते हैं तो हम अगर मकान मालिक को किराया देते हैं तो हम लिखते क्या है, किराया ही तो लिखते हैं, और देते क्या है, पैसा देते हैं, नोट देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा हो रखा है, एक किराया हो गया और दूसरा कैश हो गया। तो किराया क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है, हमारा खर्चा है, खर्चा नॉमिनल अकाउंट के तहत आता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस है उनको डेबिट कर देंगे। तो रेंट डेबिट कर देंगे, रेंट हमारा खर्चा है, जिस नाम से उसी नाम से करेंगे। और कैश दूसरा है, कैश, कैश हमारा क्या है, एसेट्स है, तो कैश हमसे जा रही है तो इसका नियम होता है रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट कर देंगे कैश को क्योंकि वो हमसे जा रही है। ये जर्नल एंट्री है इसकी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग रेंट पेड, ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट। अब है नेक्स्ट, 25 अप्रैल 2020 को 100 रुपए की अदत्त मजदूरी। अदत्त मजदूरी ये नया है, अगर खाली मजदूरी होता तो इसका मतलब था ये हमारा एक्सपेंसेस हो जाता, खर्चा हो जाता। लेकिन किसी भी जो ये नॉमिनल अकाउंट के तहत आ जाता ना, खर्चा, जो भी एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं नॉमिनल अकाउंट के तहत आते हैं। लेकिन नॉमिनल अकाउंट की जो भी मदें होती हैं उसके आगे अगर उपसर्ग लग जाता है, ये अदत्त लग गया है इसमें, तो क्या होता है, ये हमारी एसेट्स या लायबिलिटीज बन जाती है। ये हमारी, अब ये नॉमिनल अकाउंट के तहत नहीं आया, ये हमारी एसेट्स या लायबिलिटीज बन गई। तो अब देखते हैं क्या होता है। अदत्त मजदूरी का मतलब होता है हमने मजदूरी तो करा ली, मजदूर से काम तो करा लिया, लेकिन उसके पैसे अभी नहीं दिए हैं, देने हैं। ये पैसे अभी देने हैं, अभी दिए नहीं है। अदत्त का मतलब अभी दिया नहीं गया है, मतलब काम कर लिया है लेकिन दिया नहीं है पैसा। तो अफेक्टेड अकाउंट्स हो गए, एक तो वेजेस, क्या देनी थी, मजदूरी देनी थी, और दूसरा है आउटस्टैंडिंग वेजेज, क्यों अभी दे थोड़े रहे हैं, अगर दे रहे होते तो कैश होता। तो एक तो वेजेज और दूसरा आउटस्टैंडिंग वेजेज। आउटस्टैंडिंग कहते हैं अदत्त, अदत्त को अंग्रेजी में आउटस्टैंडिंग कहते हैं। एक तो वेजेस नाम का खर्चा है और दूसरा क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, मतलब अदत्त मजदूरी। और वेजेस के बारे में बात करते हैं, ये हमारा एक्सपेंसेस होता है, ये हमारा खर्चा है, खर्चा हमारा नॉमिनल अकाउंट के तहत आता है। तो नॉमिनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो वेजेस को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। दूसरा आउटस्टैंडिंग वेजेस, दूसरा पक्ष प्रभावित हो रहा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना है, हमने व्यवसाय ने किसी बाहर वाले का पैसा देना है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, लायबिलिटीज कहलाएगी। तो लायबिलिटीज का नियम होता है जब लायबिलिटीज बढ़ रही है ना, हमने अभी ये मजदूरी देनी है तो हमारे सर पे और भार बढ़ गया, हमने देना है, मतलब हमारी लायबिलिटी क्या है, बढ़ गई है। तो इंक्रीज द लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट। जब लायबिलिटीज बढ़ती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये जनरल एंट्री आपकी हो जाएगी, बीइंग आउटस्टैंडिंग वेजेज हो गया। 100 रुपीज 100 रुपीज। यदि इसकी जगह होता 100 रुपए मजदूरी दी तो क्या होता था, मजदूरी हमारा खर्चा है, वेजेस अकाउंट डेबिट होता है, और क्या दी, मजदूरी के रूप में कैश दी, टू कैश अकाउंट हो जाता। लेकिन यहाँ पे दी नहीं गई है इसलिए आउटस्टैंडिंग हो गया, देना है। नेक्स्ट है 26 अप्रैल 2020 को 300 रुपए पूर्व दत्त बीमा। पूर्व दत्त एक नया शब्द आ गया है। पूर्व दत्त का मतलब होता है हमने पैसे तो पेमेंट कर दिया है लेकिन उसका लाभ हमने अभी तक नहीं उठाया है, ये पूर्व दत्त है, मतलब पहले ही दे चुके हैं और उसका फायदा अभी नहीं उठाया है।
फायदा हम आने वाले समय में उठाएंगे। तो इससे देखते हैं कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। एक तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रभावित हो रहा है, दूसरा है प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड कहते हैं पूर्व दत्त को। तो ये दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस को क्या मानते हैं हम, एसेट्स के रूप में माना जाता है जो हम पहले ही दे चुके हैं। जैसे नेक्स्ट ईयर का, जैसे ये ईयर चल रहा 2020 और हमने दे दिया 2021 का इंश्योरेंस करा दिया है, तो इसका मतलब है ये हमारी संपत्ति के रूप में दिखाई जाएगी, इसको हम संपत्ति के रूप में मानेंगे क्योंकि इसका लाभ हम अगले साल लेंगे, इसलिए नेक्स्ट ईयर में इसको एक्सपेंसेस के रूप में मानेंगे। इस साल हम इसको एक प्रकार से लाभ के रूप में या इनकम के रूप में मानेंगे। अगले साल जिस साल का वो था उस साल में जाके उसको हम एक्सपेंसेस मानेंगे, क्योंकि वास्तव में वो उस साल का एक्सपेंसेस है जिस साल का हमने इंश्योरेंस कराया है। तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस क्या कराता है, इंक्रीज द एसेट्स, ये हमारी संपत्ति के रूप में माना जाता है, संपत्ति को बढ़ा रहा है, इसलिए इंक्रीज द एसेट्स का नियम होता है जब संपत्ति बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। संपत्ति बढ़ना मतलब संपत्ति आने वाली वस्तु को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, या दूसरे शब्दों में इंक्रीज द एसेट्स उसको हम डेबिट कर देते हैं। अब यहाँ है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको लगेगा कि ये खर्चा है, खर्चा तो है लेकिन यहाँ पे खर्चा नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर में जिस साल के लिए हमने कराया था उस साल जाके खर्चा, उस साल के जो जनरल एंट्रीज होंगी वहां पे दिखाएंगे, यहाँ पे इसको हम इनकम के रूप में दिखाएंगे क्योंकि अगले साल हमें नहीं देना पड़ेगा। वी विल टेक एडवांटेज ऑफ इट इन द फ्यूचर, इसलिए इसको हम इनकम के रूप में दिखा रहे हैं इस साल, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। नॉमिनल में क्या होता है, इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, तो ये इनकम के रूप में मानी जाती है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं। देखिए जनरल एंट्रीज, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, डेबिट टू इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमारी एसेट्स बढ़ रही है। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब होता है हमारी एसेट्स बढ़ रही है, हमारी संपत्ति बढ़ रही है। जब संपत्ति बढ़ती है तो उसको डेबिट कर देते हैं। टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को हमने इसको एक प्रकार से इनकम के रूप में दिखाया क्योंकि इस साल से संबंधित नहीं है, नेक्स्ट ईयर से संबंधित है। बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस, ये हमारा नरेशन हो गया। अब नेक्स्ट है 27 अप्रैल 2020, आकाश से दे 1000 रुपए डूब गया। आकाश से दे, आकाश ने हमें देना था लेकिन वो क्या हो गया, डूब गया। तो किसने देना था, आकाश ने, तो आकाश का खाता प्रभावित हो रहा है। दूसरा डूब गया, जो पैसा हमारा डूब जाता है उसको हम बैड डेट्स कहते हैं, अंग्रेजी में उसको बैड डेट्स कहते हैं। तो आकाश के बारे में बात करते हैं। आकाश ने हमें देने थे, जो बाहर की कोई भी पार्टी हमारे बिजनेस को कोई भी चीज देने वाली है उसको हम संपत्ति के रूप में मानते हैं और उसको हम डेटर्स दिखाते हैं। डेटर्स का मतलब देनदार, देनदार हमारी एसेट्स होती है, मतलब किसी ने हमें देना था तो वो देनदार कहलाता है, अंग्रेजी में उसको डेटर्स कहते हैं। डेटर्स हमारी एसेट्स है, तो एसेट्स अब क्या हो जा रही है, डूब गया। अब कहां से देगा, माना पहले 10,000 की एसेट्स थी, देनदार थे, अब 1,000 रुपए तो अब ये तो देने वाला नहीं है, ये तो डूब गया है पैसा, तो हमारी एसेट्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब 9,000 हमारी एसेट्स रह जाएगी। तो नियम है डिक्रीज द एसेट्स क्रेडिट, जब एसेट्स कम होती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और दूसरा क्या, डूब गया को क्या कहेंगे, बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है, हमारा ऋण है, सॉरी लॉस है। बैड डेट्स क्या है, हमारा लॉस है। लॉस हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो इसका नियम होता है डेबिट ऑल लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो हम बैड डेट्स को हम डेबिट कर देंगे और अशोक को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सॉरी आकाश को हम क्रेडिट कर देंगे और बैड डेट्स को डेबिट कर देंगे। बीइंग बैड डेट्स अकर्ड, बैड डेट्स हुए। फिर है 28 अप्रैल 2020, आग से 700 रुपए का माल क्षतिग्रस्त हुआ। क्या प्रभावित हुआ, एक माल, दूसरा गुड्स लॉस बाय फायर। आग से माल क्षतिग्रस्त हुआ, एक तो गुड्स हमारा खत्म हो गया, गुड्स एसेट्स हमारी कम होगी। गुड्स के बारे में बात करते हैं, कौन सा वाला गुड्स जला, जिसको हमने परचेज किया था, क्योंकि गुड्स तो हम लिखते नहीं, गुड्स की जगह कुछ ना कुछ लिखना होता है, या सेल्स लिखना होता है या परचेज लिखना होता है। तो यहाँ पे कौन सा गुड्स जला, जिसको हमने परचेज किया था, इसलिए परचेज लिखेंगे। तो ये क्या है, डिक्रीज द एसेट्स। अब हमारा माल क्या हो गया, कम हो गया ना, हमारी एसेट्स कम हो गई। जो गुड्स होता है वो हमारी एसेट्स होती है, तो एसेट्स अगर क्षतिग्रस्त हो गई, जल गया या जो भी है, तो वो हमारी एसेट्स कम हो गई है ना। तो एसेट्स कम होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। डिक्रीज द एसेट्स क्रेडिट और इंक्रीज द एसेट्स डेबिट। तो ये नियम है, यहाँ पे एसेट्स कम हो रही है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। दूसरा पक्ष है गुड्स लॉस बाय फायर, तो ये लॉस है हमारा। लॉस को क्या करते हैं हम, लॉस हमारा नॉमिनल अकाउंट के तहत आता है। नॉमिनल अकाउंट में होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने जर्नल एंट्रीज कर दी। गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कौन सा अकाउंट, परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारा माल कम हो गया है। तो डिक्रीज द एसेट्स, इसका मतलब है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग के द्वारा माल क्षतिग्रस्त हो गया। नेक्स्ट है 29 अप्रैल 2020,
दान दिया 300 रुपए, अब दान दिया है। दान यदि हम पैसे का देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डोनेशन कहते हैं। एक तो डोनेशन अकाउंट प्रभावित हो रहा है और डोनेशन के रूप में हमने क्या दिया, पैसे दिए, कैश दिया, तो कैश अकाउंट प्रभावित होगा। तो डोनेशन हमारा बिजनेस में क्या है, लॉस है। लॉस हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट के तहत आता है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या नियम है, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या लॉसेस होते हैं उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो ये एक्सपेंसेस है ना, लॉस हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, इसलिए हमने एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। और कैश, कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमसे गया, हमने दान में पैसे दिए हैं तो कैश हमसे गया है, तो जाने वाली वस्तु को हम क्रेडिट कर देते हैं। इस प्रकार से हमने ये जर्नल एंट्रीज कर दी। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये अमाउंट लिख दी। बीइंग कैश डोनेटेड, दान में दी। अब नेक्स्ट है 29 अप्रैल 2020 को दान में माल दिया 600 रुपए। दान में माल दिया, जब हम दान में पैसा देते हैं तो उसको डोनेशन कहते हैं, और जब हम दान में कोई और चीज देते हैं, माल देते हैं, तो उसको चैरिटी कहते हैं। तो इसमें चैरिटी अकाउंट प्रभावित हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है, क्या दिया है, माल दिया है। उसमें पैसा दिया था तो कैश अकाउंट प्रभावित हो रहा था, इसमें क्या दिया है, माल दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो गुड्स अकाउंट प्रभावित होगा। चैरिटी के बारे में देखते हैं। चैरिटी हमारा लॉस है। लॉस हमारा नॉमिनल अकाउंट के तहत आता है। नॉमिनल अकाउंट में जो लॉसेस होते हैं उनको डेबिट करते हैं। और दूसरा है गुड्स। गुड्स क्या है, कौन सा वाला गुड्स दिया है हमने, जिसको हमने परचेज किया था, जिसको हमने क्रय किया था, वही वाला गुड्स तो हम देंगे, तो वो हमारी एसेट्स के तहत आती है गुड्स। एसेट्स रियल अकाउंट के तहत आता है। रियल अकाउंट में नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो माल हमसे जा रहा है ना, माल दे रहे हैं तो माल जा रहा है, तो हम क्या कर देंगे, उसको जाने वाले को हम क्रेडिट कर देते हैं। इस प्रकार से ये जर्नल एंट्री होगी। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बीइंग गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, चैरिटी के रूप में दिया। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2020 को माल की चोरी 500 रुपए। माल की चोरी भी हो जाती है बिजनेस में, तो ये खाते प्रभावित होंगे। एक तो चोरी होगी, लॉस बाय थेफ्ट, इसको चोरी को क्या कहेंगे, लॉस बाय थेफ्ट। और क्या लॉस हुआ, गुड्स। दूसरा, गुड्स हमारा अब कम हो गया ना, हमारी एसेट्स कम हो गई है ना। तो लॉस बाय थेफ्ट क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारा लॉस है। जो भी लॉस होते हैं उनको हम डेबिट कर देते हैं। और दूसरा क्या है, गुड्स। गुड्स क्या हो रहा है हमारा, अब हमारा गुड्स कम हो जाएगा। कौन सा वाला गुड्स, जिसको हमने परचेज किया था। परचेज वाला गुड्स क्या है, अब हमारा कम हो जाएगा। पहले 10,000 का गुड्स हमारे पास था, तो अब हम चोरी हो गई है, अब तो 9,500 का ही रह गया। मतलब डिक्रीज द एसेट्स, मतलब एसेट्स क्या हो गई है, कम हो गई है। तो एसेट्स कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, बीइंग लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, ये हमने जनरल एंट्रीज कर दी। अब ये लास्ट एंट्री है। 30 अप्रैल 2020 को 2,000 रुपए का माल नमूने के रूप में मुफ्त बांटा। जब हम माल को नमूने के रूप में बांटते हैं, जैसे गिफ्ट एडवर्टाइज करते हैं ना अपना, नमूने के रूप में बांटने का मतलब है एडवर्टाइजमेंट के रूप में हमने दिया है कि आप ट्राई करो कैसा है, यदि अच्छा होगा तो उसका हमारा प्रचार हो जाएगा, अच्छा हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे एक तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट प्रभावित हो रहा है, क्योंकि विज्ञापन के लिए ही नमूने के रूप में बांटना, मतलब किसी को हम गिफ्ट नहीं कर रहे हैं, नमूने के रूप में वैसे दे रहे हैं कि आप इसको ट्राई कीजिए, अगर अच्छा लगेगा तो दोबारा डिमांड करेगा तो दोबारा हम बेचेंगे फिर उसको। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, सॉरी, एडवर्टाइजमेंट और गुड्स अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, हमारा एक प्रकार से लॉस है, हमारे व्यवसाय का क्या है, लॉस है। तो लॉस को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। और दूसरा गुड्स क्या है, हमारे एसेट्स है। गुड्स कौन सा वाला माल बांट रहे हैं, जो हमने खरीदा था। तो अब हमारी जो एसेट्स है एक प्रकार से कम हो जा रही है ना। हमने 2,000 का माल बांट दिया, पहले 2,000 की एसेट्स थी, अब 8,000 की रहेगी, अब हमारी कम हो गई। तो नियम है इंक्रीज द एसेट्स डेबिट और डिक्रीज द एसेट्स क्रेडिट। या गुड्स हमारी तरफ से चला गया तो जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो देखते हैं जनरल एंट्री। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, गुड्स कौन सा गुड्स गया, जिसको हमने परचेज किया था। तो बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ये हमारा नरेशन हो गया। इस प्रकार से हमारी ये जनरल एंट्रीज पूरी हो गई है। थैंक यू।